Hello. So welcome again in this spoken English class. I hope you all have learned a lot from the previous video. So first we will revise what we have already done in our previous video. Then we will learn new things. Okay, so let's start. हमने जो फर्स्ट वर्ड उसमें सीखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में वो था फ्रेट। ये एक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, और इसका मतलब होता है बी कॉन्स्टेंटली विजिबल, वरीड और एंशियस। यानी ये वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमें सामने वाला चिंतित नजर आ रहा है या किसी तरीके की चिंता उसे परेशान कर रही है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। हमें रोजाना कोई ना कोई ऐसा मिलता है जिसे हम बोलते हैं कि यार चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी जगह हम ये बोल सकते हैं कि नीड नॉट टू फ्रेट, ऑल इज वेल। ओके, तो इस तरीके से हम अपने जो कॉन्वर्सेशन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो दिस इज द वे वी आर टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सेकंड वर्ड, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस वीडियो के वर्ड्स हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पास, और जो एंड स्क्रीन है उसमें उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा स्टार्टल। मीनिंग है उसका कॉज टू फील सडन शॉक और अलार्म। ये पर्सन और एनिमल दोनों के लिए होगा, और ये एक एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है, तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है, स्टार्टल्ड और स्टार्टलिंग, राइट। नेक्स्ट था गिगल। नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से यूज होगा। मीनिंग है लाफ लाइटली इन अ नर्वस, अफेक्टेड और सिली मैनर। तो ये एक हंसी है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मजाक में हंसते हैं, लाइटली हंसी जो होती है खीखी खीखी वाली, वो इसे उसी को गिगल कहते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज लीप, अ फोर्सफुल जंप और अ क्विक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ नाउन लिखा है लेकिन ये वर्ब भी होती है। ओके, तो चलिए वर्ब लिख देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ब लिख देते हैं यहाँ। ओके, तो वर्ब भी होती है ये। यस, फाइन। तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फोर्सफुल जंप और क्विक मूवमेंट यानी कि लंबी छलांग। तो लंबी छलांग अगर आप बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, लंबी छलांग लगाई तो फिर वो वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसको रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इमेंस। एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ब, यानी किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इसे यूज कर सकते हैं। इमेंस यानी बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री। तो स्केल में और डिग्री में अगर कोई चीज बड़ी है तब हम वहां यूज कर सकते हैं इमेंस। इमेंस स्टैचू इन गुजरात। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी। वेरी गुड, ठीक है। ओके, इसके आगे देखते हैं। यहां से हमारा नया वर्ड शुरू होता है, एंड दिस इज लैब्रिंथ। ये आज का न्यू वर्ड है, हमारी सेकंड वीडियो का न्यू वर्ड है ये, तो इसे हम ढंग से समझेंगे और साथ में इसके बहुत सारे सेंटेंसेस भी करेंगे जिससे कि इसका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाए। देखते हैं, ये नाउन है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है भूल भुलैया, और इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ्स इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे। अमेज, तो भूल भुलैया। तो हम बहुत सारे भूल भुलैया में आए दिन फंसते रहते हैं, जैसे रोड पे। अब आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे हमने एक रॉन्ग टर्न लिया
और फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है रास्ता। तो दैट इज लैब्रिंथ। तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। ओके, so we lost our way in the labyrinth of streets, यानी कि गलियों के भूल भुलैया में हमने अपना रास्ता खो दिया। तो कई बार होता है हम रास्ता भटक जाते हैं। जब भी हमारे पास अच्छे लैंडमार्क नहीं होते तो ऐसा हो जाता है, तो हम गलियों की भूल भुलैया में रास्ता भटक गए। तो आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैब्रिंथ। आगे देखते हैं। द ओल्ड बिल्डिंग was a labyrinth of dark corridors। अब बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, अंधेरा भी है, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं। अब हम उधर से जा रहे हैं और वापस से वहीं आ जा रहे हैं। तो दैट इज द लैब्रिंथ ऑफ डार्क कॉरिडोर्स। तो अब रोजाना अक्सर ऐसी सिचुएशन में आप होते हैं जहां आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, लैब्रिंथ, भूल भुलैया। और कैसे यूज करेंगे देखिए क्या लिखा है। रंजीत कन्फेशन। कन्फेशन तो समझते ही होंगे आप, यानी कि अपनी बात को मान लेना, अपना जो जुर्म है उसे कबूल लेना। ठीक है ना। तो रंजीत कन्फेशन हैड लिट अ ब्राइट टॉर्च इन द डार्क लैब्रिंथ ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन। यानी रंजीत ने जब अपना कन्फेशन किया तब जाके उसकी जो इन्वेस्टिगेशन, जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा और कैसे हम फाइंड करेंगे जो दोषी है उसको, तो उसके कन्फेशन ने वो सारे जो लैब्रिंथ ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन थी उसे खत्म कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, लैब्रिंथ। रंजीत के कबूलनामे ने उसकी जांच के अंधेरे चक्रव्यूह में एक चमकीली मशाल जलाई। तो हिंदी में मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपका जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो, दो चीजें क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। एक है प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू स्पीक, और एक है मीनिंग। ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेम सेंटेंस तो देखो जरूरी है, क्योंकि जब बोलोगे तो सेंटेंस ही बोलोगे। और यही मेरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूं, और वो मैं कर रहा हूं। हम रोजाना 5 वर्ड्स भी करेंगे तो हम बहुत बड़ा कलेक्शन बनाएंगे। और बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है, डेली। ठीक है। जैसी वीडियो आपको मिलती है वैसी आप बस देख लो। 15-20 मिनट का काम है। विद इन 15 और 20 मिनट्स अगर आप देते हैं और 2-3 महीने में आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए भी और मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाउ कुड शी फाइंड हर वे थ्रू द लैब्रिंथ इन द रॉक। यानी रॉक में कैसे वो रास्ता ढूंढ सकती थी। रॉक्स में तो लैंडमार्क्स होते नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ लैंडमार्क नहीं है, जहाँ साइन बोर्ड्स नहीं है, वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल है। वह चट्टान में भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता कैसे ढूंढ सकती थी, है ना। थ्रू दी लैब्रिंथ इन द रॉक। आई होप कि लैब्रिंथ वाला मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। देखिए एक और देख लेते हैं। लिखा है, पाकीजा ऑफर्ड टू लीड मी बैक थ्रू दी लैब्रिंथ ऑफ दरियागंज टू दी फैज बाजार। ये दिल्ली की बात हो रही है। हमारे यहाँ एक मार्केट से दूसरे मार्केट या एक जगह से दूसरी जगह जाना भी आसान नहीं है। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं बिल्कुल। ओके। हालांकि साइन बोर्ड्स बिल्कुल हेल्प करते हैं। साइन बोर्ड्स और गूगल मैप हमारी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर ये दो ना हो तो डेफिनेटली आप इनको दिल्ली के रोड्स को भी एक तरीके का लैब्रिंथ ऑफ रोड्स बोल सकते हैं। तो पाकीजा ने मुझे दरियागंज की भूल भुलैया से होते हुए फैज बाजार तक वापस ले जाने की पेशकश की। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लैब्रिंथ अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इंट्रीग। इंट्रीग मीन्स, देखिए बताते हैं, इसे हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है हिंदी में साजिश या साजिश करना, क्योंकि नाउन है तो साजिश है और वर्ब है तो साजिश करना है। इंग्लिश में बता देते हैं, द सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट और डेट्रीमेंटल। ओके, तो इलिसिट मतलब जो अगेंस्ट द लॉ है या अगेंस्ट द कस्टम है, अगेंस्ट द एनी टाइप ऑफ कस्टम्स या अगेंस्ट द एनी रूल, एथिक्स, कुछ भी हो सकता है, दैट इज इलिसिट। ओके, तो अगर हम इस तरीके से किसी कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं उसे इंट्रीग, यानी कि साजिश या साजिश करना। चलिए इसके मीनिंग को और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझने का एक तरीका है फ्रेम सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है, शी डिस्कवर्ड अ वेब ऑफ इंट्रीग इन द कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर उसने साजिशकर्ताओं का एक पूरा जाल डिस्कवर किया, यानी बहुत सारे साजिशकर्ता उसने ढूंढे, तो उसने कंपनी में साजिश का एक जाल खोजा। ओके, और समझते हैं अच्छे से। द रॉयल पैलेस वॉज फिल्ड विद इंट्रीग। तो जो रॉयल पैलेसेस होते हैं वो साजिशों से पूरे भरे हुए होते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिलीज में और रॉयल पैलेसेस में ये काम बहुत ज्यादा होता है। तो एक गरीब आदमी के साथ थोड़ी ना साजिश होती, साजिश तो रॉयल लोगों के साथ ही होती है ना। तो शाही महल साजिशों से भरा था। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, डिसेप्शन एंड इंट्रीग एड इंटरेस्ट टू एन अदरवाइज बोरिंग एंड स्टैटिक वर्क एनवायरनमेंट। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि धोखा और साजिश थोड़ा सा इंटरेस्ट बना देते हैं हमारे बोरिंग और स्टैटिक वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि अगर ऑफिस में कोई साजिश कर रहा है या कोई धोखा दे रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट है, अदरवाइज तो बोरिंग है, रोजाना वही काम करो। ओके, तो हमारा यहाँ मकसद, ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि हम हमारे वर्ड को एकदम क्लियर कर दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हेन, हाउ, व्हाई वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड इंट्रीग। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, दे स्पाइस्ड देयर कन्वर्सेशन एंड डिस्कशंस विद इंट्रीग। ठीक है, तो उन्होंने अपने कन्वर्सेशन और डिस्कशन को मसालेदार कर दिया विद इंट्रीग, साजिश के साथ साथ। जो साजिश करता होते हैं वो ये काम जरूर करते हैं, उन्होंने अपनी बातचीत और चर्चाओं को साजिश के साथ साथ मसालेदार बनाया। साजिश तो तभी होगी ना जब चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। आगे देखिए, व्हाट दे कुड नॉट टेक बाय पॉलिटिकल इंट्रीग दे टुक बाय गन बोट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो यहाँ गन बोट डिप्लोमेसी, हालांकि इनिशियली ये वर्ड मैंने अपने, आज मुझे नहीं सिखाना था, लेकिन अब क्योंकि सेंटेंस में आ गया है तो हम इस वर्ड को भी लेंगे। ओके, मीनिंग देखिए, मीनिंग है जिसे वे राजनीतिक साजिश से नहीं ले सकते थे, उन्होंने गन बोट डिप्लोमेसी से लिया। गन बोट डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी का मतलब है जैसे कि अमेरिका करता है, जैसे चाइना करता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर से डराते हैं, धमकाते हैं, हड़काते हैं, ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये गन बोट डिप्लोमेसी अच्छी है बुरी है, इट्स नॉट आवर
फील्ड। हमारा फील्ड है कि एक वर्ड है तो उसका मीनिंग और कैसे हम उसे यूज करेंगे वो। तो गन बोट डिप्लोमेसी देख लेते हैं। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है फॉरेन पॉलिसी दैट इज सपोर्टेड बाय द यूज ऑफ थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि ताकत के इस्तेमाल से की जाने वाली डिप्लोमेसी, दैट इज कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी। ओके, देखिए पहला ही इसमें एक बढ़िया सा सेंटेंस बना हुआ है, पहले यही कर लेते हैं। तो imperialist aggressors always use gunboat diplomacy to invade countries। तो मतलब जो वो होते हैं ना साम्राज्यवादी, जैसे चाइना है, तो ये लोग कंट्रीज को इन्वेट करने के लिए ये गन बोट डिप्लोमेसी जरूर यूज करते हैं। जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने भी बड़ा यूज किया इसको, गन बोट डिप्लोमेसी, क्योंकि डायरेक्ट लड़ने तो जाते नहीं थे ये, हाँ, लेकिन धमकाते थे, अपनी पावर्स दिखाते थे और फिर एक डिप्लोमेटिक वे में अपना काम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूएस मिलिट्री, देखो यूएस मिलिट्री आ गई ना। द यूएस मिलिट्री ऑफन यूजेस द टैक्टिक ऑफ गन बोट डिप्लोमेसी टू स्क्वेल्च एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। चलो ये तो अच्छी बात है कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए वो ये यूज करते हैं, गन बोट डिप्लोमेसी। तो अमेरिकी सेना अक्सर आतंकवाद के कृत्यों को दबाने के लिए गन बोट कूटनीति की रणनीति का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है गन बोट डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ वर्ल्ड पावर्स। तो जो वर्ल्ड पावर्स हैं उन्होंने गन बोट डिप्लोमेसी का एक टूल बना रखा है। तो हिंदी वही है जो मैंने समझाई, गन बोट कूटनीति विश्व शक्तियों का एक उपकरण है। आगे देखते हैं। देयर इज ऑल्सो अ डीपर लॉजिक टू चाइनाज एक्सपेरिमेंट इन गन बोट डिप्लोमेसी। अब चाइना की जैसे हम बात कर ही चुके हैं, तो चाइना के केस में क्या है कि एक लॉजिक भी है, उसका जो गन बोट डिप्लोमेसी का एक्सपेरिमेंट है उसके पीछे एक लॉजिक भी है। तो गन बोट डिप्लोमेसी में चीन के प्रयोग का एक गहरा तर्क भी है। तो जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा इस बारे में, या फॉरेन अफेयर्स के बारे में, तो उन्हें ज्यादा आइडिया होगा इस बारे में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इंडिया मस्ट यूज गन बोट डिप्लोमेसी टू सप्रेस हर एनिमीज। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए भाई, हम ही क्यों पीछे रहे, सारी दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। भारत को अपने दुश्मनों को दबाने के लिए गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप ये जो गन बोट डिप्लोमेसी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं है कि ये कंट्री लेवल पे ही होगा, और भी कई सारी जगह हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था ये वर्ड एक सेंटेंस में, इलिसिट। अब इलिसिट क्या होता है, देखिए ये होता है एक नाउन और इसका मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको करने के लिए लॉ या कोई रूल या कोई कस्टम हमें मना करता है फिर भी हम करते हैं, दैट इज इलिसिट। समझने का एक ही तरीका है, सेम सेंटेंस। देखिए क्या लिखा है। She slipped outside for an illicit cigarette। अब अगर सिगरेट पीने के लिए मना है किसी जोन में, नो स्मोकिंग जोन, अगर आपको सिगरेट पीनी है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वही एक सेंटेंस है। तो वह एक अवैध सिगरेट के लिए बाहर फिसल गई।
ठीक है, मना है लेकिन फिर भी छुप के और इधर उधर जाके अपना पी रहे हैं तो इलिसिट हो गया ये। और क्या हो सकता है? द इलिसिट ड्रग्स इंडस्ट्री हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ सम ₹200 बिलियन। तो ये जो अवैध ड्रग्स हैं उनकी जो इंडस्ट्री है उसका साल का टर्नओवर यहाँ दे रखा है 200 बिलियन, यानी कि अरब में पहुंच गया ये अमाउंट। तो अवैध ड्रग्स उद्योग का सालाना कारोबार करीब 200 अरब रुपए है। तो इलिसिट समझ में आया? इलिसिट मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम हमारा कानून, कोई रूल या कोई कस्टम मना करता है फिर भी हम करते हैं, दैट इज इलिसिट। देखो ये लिखो, दे आर प्रोसिक्यूटेड फॉर इलिसिट लिकर सेलिंग। ठीक है, अवैध रूप से शराब बेच रहे थे तो इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, प्रोसिक्यूटेड। आगे देखते हैं। He had an illicit association with Rita। अब illicit association का मतलब यह है कि गलत तरीके से एसोसिएशन, गलत तरीके से उन्होंने अपने रिलेशन को मेंटेन किया हुआ है। हिंदी में क्या बोलेंगे? रीता के साथ उसके अवैध संबंध, अवैध संबंध, illicit association। तो अवैध संबंध मतलब थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, illicit association बोलोगे तो थोड़ा मतलब कहते हैं ना, इट साउंड्स बेटर। ओके, आगे देखते हैं। आगे है seizures of illicit drugs have increased by 30% of this year। seizures मतलब सीज करने वाला जो है वो है seizures of illicit drugs। तो इस साल जो ये जो illicit drugs जो जब्त हुई हैं, बरामदगी में 30% की वृद्धि हुई है। तो इस वर्ष अवैध दवाओं की बरामदगी में 30% की वृद्धि हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई इलिसिट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे हम एक एक वर्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मैंने नहीं देखा किसी को भी करते हुए। और मकसद यही है कि जब भी हम बोलें तो हमारा वर्ड एकदम ठीक हो, उसका सिलेक्शन ठीक हो, उसका यूज ठीक हो, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। ठीक है, तो वो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग सच अ हार्ड वर्क। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रेड। हालांकि श्रेड भी दोनों तरीके से यूज होता है, नाउन वर्ब। मीनिंग है a strip of some material such as paper, cloth, food that has been torn, cut or scrapped from something large। तो किसी बड़े टुकड़े में से कोई छोटा टूट गया, कट गया, फट गया और छोटा सा पीस है, उसे हम श्रेड बोलेंगे। और इस एक्शन को श्रेड, ठीक है ना, जैसे पेपर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया तो श्रेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्ड है और डेली यूज हो सकता है। देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं। There is not a shred of evidence that the meeting actually took place। मतलब मीटिंग हुई उसका कोई नामो निशान नहीं है, मतलब कोई छोटा सा भी एविडेंस नहीं मिला। तो shred of evidence बोल दिया हमने। मतलब सेंस पे जाना बड़ा जरूरी है इंग्लिश के अंदर कि किस सेंस, किस मीनिंग में आप बोल रहे हो। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बैठक वास्तव में हुई, कोई सबूत नहीं। shred of evidence। ओके, और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। Could you shred me a piece of bread? अब यहाँ पे हुआ है कि ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा मुझे दे सकते हो। Could you shred me a piece of bread? तो क्या आप मेरे लिए रोटी का टुकड़ा काट सकते हैं? आगे है माइस। माइस यानी कि चूहे, पता ही होगा आपको।
mice will shred things such as newspapers. तो जो चूहे हैं वो न्यूज़पेपर के साथ क्या करते हैं पता ही है, कुतर देते हैं पूरी तरीके से, दैट इज श्रेड। तो वो जो कुतरना है, छोटे छोटे पीसेस करना है, उसी को हम श्रेड कहते हैं वर्ब की तरीके से, और उन छोटे टुकड़ों को हम श्रेड कहते हैं नाउन की तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज नॉट अ श्रेड ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही सेज। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। कई बारी हम ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं कि जहां इंसान साफ झूठ बोल रहा है, मतलब सच्चाई तो है ही नहीं। आप बोल सकते हैं देयर इज नॉट अ श्रेड ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही सेज, और शी, एक ही जगह शी भी कर सकते हैं क्योंकि शी भी कर सकती हैं। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आगे देखते हैं। द सुपरिंटेंडेंट gave his secretary some letters to shred. तो सुपरिंटेंडेंट ने अपने सेक्रेटरी को कुछ लेटर श्रेड करने को दिया, यानी लेटर्स को फाड़ के फेंक दो, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। तो अधीक्षक कहते हैं हिंदी में सुपरिंटेंडेंट को, और सेक्रेटरी कहलाता है सचिव। तो अधीक्षक ने अपने सचिव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कुछ पत्र दिए। समझ आया होगा आपको श्रेड? ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड्स कर लिए? लैब्रिंथ किया, भूल भुलैया, उसका इंट्रिग किया, साजिश, उसके बाद इलिसिट किया, ओके, उसका श्रेड किया, और बीच में एक गन बोट डिप्लोमेसी भी किया। ओके, तो आज के 5 हो गए। ठीक है, आज के 5 हो गए, तो फिर हम इसे वीडियो को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है, तो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो जरूर आप देख लीजिए, एंड दैट इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल टू लर्निंग रोबोटिज्म। सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसलिए जरूरी है कि हम ये चाहते हैं कि आपके पास हर वीडियो मिले। हालांकि हम तो आप तक पहुंचाएंगे ही, बट एक तरीका तो ये है कि हम आप तक पहुंचाएं और आप उसे वॉच करें, और एक तरीका ये है कि वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे उसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप, मतलब नो डाउट ये चैनल आपको, मतलब दिस चैनल विल हेल्प यू इन मैनी वेज। ओके, थैंक यू सो मच।